ठीक है, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, वो जो काम जो बोलते जा रहा हूँ भाई, पीछे जो एक बार आंसर खोजने वाला वो काम करते जाओ साथ के साथ, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन चीज़ों में। ठीक है, अब देखो इसका पहला पैसेज देखो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को अन्याय जैसे कि अस्पृश्यता के इतिहास को गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में इतना। ऐतिहासिक अन्याय की अवधारणा में अनेक प्रकार के ऐतिहासिक अपकारों को विचार में लिया गया है जो किसी न किसी रूप में वर्तमान में भी हो रहे हैं, और उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उनमें सुधार न हो पाए। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहा है, उसमें बता रहा कोई रिफॉर्म भी नहीं हुआ। ऐतिहासिक अन्याय की कोटि आमतौर पर बहुत से अपकारों जैसे कि आर्थिक वंचन, सामाजिक भेदभाव और मान्यता के अभाव के आर पार फैली होती है। यह कोटि जटिल होती है केवल इसलिए नहीं कि इसमें बहुत से अपकारों के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती, बल्कि इसलिए कि किसी न किसी प्रकार अपकार की आमतौर पर भेदभाव की प्रवृत्ति दूसरे अपकारों से आंशिक रूप से स्वायत्ता हासिल कर लेने की होती है। ये भारत में सुधार के इतिहास से सिद्ध हुआ। तो कहीं ना कहीं जो अनटचेबिलिटी होती है उसके बारे में, और उसमें बोला गया है कि वो सुधार नहीं हुआ है, और ऐसा है कि ये बहुत सारे कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, सामाजिक भेदभाव का कारण है, उसके सारे चीज़ों से होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मुख्य विचार तो अपने पता लग गया कि अस्पृश्यता ही है। ठीक है, और उसके कारण जो सारी चीज़ें हो रही है वो है। भारत में अस्पृश्यता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से ही नहीं लिया है। क्या बात कर रहे हैं, अम्बेडकर हो गया, ठीक है, ज्योतिबा फुले हो गए, बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने लिया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिया ही नहीं है। उन्होंने बोला कि लेना चाहिए, ठीक है, ना कि ऐसा नहीं कि लिया ही नहीं है। ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपरिहार्य है और सुधार से सदैव परे है। क्या बात कर रहे हैं, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया है। ठीक है, सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में है। अरे ऐसा नहीं है, सामाजिक भेदभाव तो सबसे मेन चीज़ है। और कोई भी समस्या, जो सामाजिक समस्या होती है ना, वो हमेशा समाज से पैदा होती है। आर्थिक कारण उन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, आप एक बोल सकते हो ये चीज़। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोषपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में होते हैं, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है, ऐसा देखोगे तो इसमें। ठीक है, ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य। एकदम जनरल स्टेटमेंट देखो, ये हमेशा देखो जो आंसर का पार्ट बनता है वो हमेशा एकदम जनरल स्टेटमेंट देखा। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक अन्याय की प्रत्येक अभिव्यक्ति का सुधार करना यदि असंभव नहीं है, देखो पॉसिबल बोल दे कि असंभव नहीं है कि सुधार ही नहीं कर पाएंगे, तो कठिन तो अवश्य है। हाँ, चुनौतियाँ तो आएगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ कि हमेशा स्टेटमेंट को जरूर पढ़ने की आदत डालो अच्छे से, कौन सा स्टेटमेंट कैसा है क्या है। आर्थिक भेदभाव मिटा देने से सामाजिक भेदभाव मिटता है? कभी नहीं। लोग है ना आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ ये होता है कास्टिज्म, ये सारी चीज़ें हैं। आईएएस बनने के बाद हो तो छोड़ो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ देख लो, वो प्रोफेसर बन जाता तब भी उसके साथ छुआछूत हो रहा था। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था ऐतिहासिक अपकारों के सुधार का सबसे अच्छा मार्ग है। अगर ऐसा होता ना, देखो ऐतिहासिक अपकार जैसे अनटचेबिलिटी है, तो इसमें तो आज भी हो रहा है ना। आप ऐसा नहीं बोलते कि सबसे अच्छा मार्ग है ये, अगर ऐसा होता तो आज क्या होता ही नहीं ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, सबसे अच्छा मार्ग बोल दिया। अगर ये पॉसिबल वे में बोलता ना तो हो सकता था, तो पॉसिबल वे में क्या है, उसने तो एक्सट्रीम बोल दिया कि सबसे अच्छा मार्ग है, तो वो तो गलत जाएगा, हमेशा इसे याद रखने में। शिक्षा जीवन में महान बदलाव लाने की भूमिका निभाती है, खासकर इस तेजी से बदलते और वैश्वीकरण की तेज गति वाले विश्व में। सीधी सी बात है, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बताया है। ठीक है, आगे देखो, विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। उनकी संस्कृति उन्हें दर्शन की गहराई और कला की ऊंचाई तक ले जाएगी। साथ मिलकर यह मानवीय अस्तित्व को अर्थ प्रदान करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें कौन सा स्टेटमेंट कटेगा, कौन सा नहीं कटेगा। सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित ही नहीं हो सकता। अभी देखो ना, ये बहुत एकदम ऐसा नेगेटिव बात बोल दिया है, जैसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं भाई, परंतु उसमें मॉडर्निटी है, आधुनिकता की बात। आधुनिक समाज बनने के लिए ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे ही रहो, ये चीज़ हमेशा याद रखना। शिक्षित होना, बात है क्वालिटी शिक्षित होने की, वो ज्ञान ऐसे कोई जरूरी, बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान आ सकता है। लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी गंवार बने रहते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत है। अरे इस टाइप वर्ड देखा करो, हमेशा गलत ही होते हैं।
संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती। अब ये देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे आप अपनी सभ्यता को, कल्चर को नहीं जान रहे हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि हमने तो पीएचडी कर लिया है, ठीक है, पर वही है कि आप अपने कल्चर को नहीं जान पा रहे हो, उसको आगे नहीं। इसीलिए देखो साउथ मूवी इसके यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे साउथ की जो मूवी बनती है और जो बॉलीवुड है, इसमें दिन रात का अंतर है, क्योंकि वो अपने कल्चर को साथ में लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो संस्कृति अर्जित किए बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी को भी एक्सट्रीम वर्ड मान के काट मत देना, ये सही वे बोला दिया, नोट लगा दिया तो ऑटोमेटिक ही नॉर्मल हो गया है, तो बी आंसर आएगा। जिनका गलती हुआ कहीं ना कहीं वो इस टाइप की गलतियाँ कर रहे हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, वो पूरा स्टेटमेंट को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, मृदा जिससे हमारे लगभग सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, सभी खाद्य पदार्थ उगते हैं, एक जीवन संसाधन है जिनके बनने में वर्षों लगते हैं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, तथा ये मिनटों में नष्ट भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ट्राई करा ना, इतने छोटे छोटे पैराग्राफ आएंगे ना तो पढ़ लिया करो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम का इतना लगता नहीं है, ठीक है। मृदा विस्थापन, ये मत सोचो कि इसी में से आंसर मिल जाएगा, वो बच्चों जैसी हरकतें छोड़ दो, पर पढ़ने से एक आइडिया लगता है। मृदा विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के रूप में रोके रख सकती है और वायुमंडल में उन्मुक्त होने से बचाए रख सकती है, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट भी बताया गया है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, कुछ कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट बताए गए हैं। अब देख, ध्यान से देखना, बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। अब देखो एक चीज़ ये याद रखना, मेन रीजन, इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी नहीं होना। अब अगर तुम खुद ही सोचो ना, अगर तुम इसको मान लिए चलो ठीक है भाई, सोइल का इरोजन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है फूड सिक्योरिटी का, तो बताओ और जो कारण है वो कहाँ चले जाएंगे? फिर नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, और जो पानी की जो कमी है, तो फिर वो तो कारक है ही नहीं। और इसमें कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो ऐसा कहीं पे बोला भी नहीं है फूड सिक्योरिटी के बारे में कि इसके कारण ही सबसे बड़ा वो हो जाता है। गया ये दो, ठीक है, तीसरा ऑटोमेटिक सही हो गया। मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलती है, एकदम जनरल स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कहीं भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अब देखिए मुख्यतः वर्ड, ये तो हमेशा कटता ही है। मृदा का क्षरण मुख्यतः मानव बौद्धिक है, बस वही हो गए कि मानव के कारण ही हुआ है। कितनी बार मैंने बोला, अगर मानव पे आरोप, भाई नेचुरली भी कुछ चीज़ें खराब होती है। देखो दूसरा जैसे काटोगे आंसर आ गया था, तो ये मुख्यतः वर्ड याद रखना, ये बहुत ज़्यादा लगता है मुख्यतः वर्ड। देखो क्या जीएस में क्या बहुत बार लगा था, तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करते रहो। आगे देखो, असमानता न केवल दिखाई देती है बल्कि अनेक उदाहरणों से संख्या के रूप में मापी भी जा सकती है, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति न तो दिखाई देती है और नहीं मापी जा सकती। तो इनइक्वालिटीज़ के बारे में दिया गया है, ठीक है। गुरुत्व बल की तरह शक्ति असमानता संघटक सिद्धांत है, चाहे वह आय या संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म और क्षेत्र किसी का भी हो। इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखते हैं, किंतु जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ते मरती है, वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट बनी रहती है। तो असमानता के बारे में, असमानता देखो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं असमानता के, ठीक है। अब ध्यान से देखने से आंसर कैसे आएगा। देखो इस टाइप का जो रहता है ना, जिसमें मैंने कितने बार बोला कॉमन वाले पकड़ दिए, एक एक कॉमन है। अब देखो जैसे कटेगा, किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति एकमात्र कारण है सामाजिक कारण कहाँ गए, राजनीतिक कारण कहाँ गए, काटो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तीसरा सही है, आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष आनुभविक विधियों की अपेक्षा उसके प्रभाव के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है, एकदम सही बात है। दूसरा, आय, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की असमानता शक्ति को सुदृढ़ करती है, उल्टा याद रखना कि कमजोर करती है हमेशा। जितनी इनकम में इनइक्वालिटीज बढ़ती जाती है ना किसी भी समाज में, वहाँ खतरे होते हैं, चोरियाँ बढ़ती है, ये सारी चीज़ें होती है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन फिर से आ गया, जलवायु परिवर्तन 2011 से देख रहे हो, एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें ये आया नहीं है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण वास्तव में कुछ पादपों का वर्धन काल अधिक लंबे हो जाने और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलने का लाभ हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ को तो लाभ हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे, ठीक है। तथापि अपेक्षाकृत अधिक उष्ण विश्व के अन्य प्रभाव जैसे कि नाशक जीव, सूखा, बाढ़ अधिक हो जाने का हानिकारक होना कम हो जाएगा।
तो वैसे विश्व कैसे अनुकूलित करेगा अपने आप को, वो सारी चीज़ें हैं, मतलब से नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट सारी है। तापमान से कुछ कृषि भूमियों को लाभ पहुंच सकता है, कुछ को नहीं। एकमात्र जलवायु उपज की निर्धारित नहीं करती है। राजनीतिक परिवर्तन, विश्वव्यापी मांग और कृषि पद्धति इस बात को प्रभावित करेगी कि भविष्य में कृषि भूमियाँ कैसे निष्पादन करेगी। तो ये बता रहा जलवायु परिवर्तन ही नहीं है, बहुत सारे और सारी चीज़ें जो इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो भविष्य में कृषि, देखो बस यही है। और यहाँ पे साफ बोल रहा है, देखो लास्ट पैराग्राफ में, एकमात्र जलवायु उपज को निर्धारित नहीं करती है। राजनीतिक परिवर्तन भी होगी, विश्वव्यापी मांग होगी, कृषि पद्धति इस बात को प्रभावित करेगी कि भविष्य में कृषि भूमि कैसे निष्पादन करेगी। सीधा सीधा कट गया। प्रमुख फसलों को नई शस्य भूमि में स्थानांतरित करने से कृषि के अधीन सकल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी, अत्यधिक वृद्धि काटो, और इस प्रकार समग्र कृषि उत्पादन बढ़ेगा। फालतू की बात कर दी। जलवायु परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, प्रभाव डालेगा। देखो जहाँ से देखना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हो सकता कुछ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, और वो बोल दे नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा, गलत। तो ये रिडक्शन मेथड के थ्रू हो सकता, कोई जरूरी अपने को, देखो ये आंसर पता भी नहीं था, परंतु अपन ऐसे काट काट के पहुंचेंगे। भविष्य में वे किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसल उगाएंगे। एकदम पॉजिटिव बात है, एकदम जनरल स्टेटमेंट दी है, ये तो आंसर होगा। ये ऐसे भी है, ऐसे पढ़ते लग रहा है समय से एकदम पॉजिटिव बात है, और एक तरीके देखो तो मिश्रित कृषि को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव बात है सारी। अब देखो, चमगादड़ के पंख चमड़े की परतों की तरह दिखाई दे सकते हैं, किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसे ही 5 उंगलियां होती है जैसे औरंगटन उटेन। देखो ये आपकी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था, या मनुष्य की होती है। साथ वैसे ही कलाई जुड़ी होती है कलियों की हड्डी से, जो वहाँ की लंबी हड्डी से जुड़ी होती है। इस बात से अधिक विलक्षण क्या हो सकता है कि मनुष्य के हाथ जो कसकर पकड़ने के लिए बने, खोदने के लिए बने, छुछंदर के हाथ, घोड़े के पाँव, सूस के पाद और चमगादड़ के पंख, ये सब एक ही प्रतिरूप में बने हों। तो बता रहा है कि उसके पैरों की जो विशेषता है कि मतलब किसी भी मतलब कि चाहे मनुष्य हो पशु, उसका कुछ महत्व है, उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा है अपने को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कहीं ना कहीं जब इवोल्यूशन की प्रोसेस चली होगी ना, तो सब एक जैसे ही रही होगी। ठीक है, चलो ठीक, अब देखते हैं अपन, बेहू निकाला जैसे छोड़ो। हाथ की समान संरचना वाली विभिन्न जातियों का होना जैव विविधता का उदाहरण है। अरे नहीं, बायोडाइवर्सिटी एक अलग चीज है भाई, और ये तो सिमिलरिटी शो कर रहा है, ये विविधता शैली शो कर रहा है। अगर बाइट देखो वो क्या बोल रहा है कि इनके जैसे एक मानव के होते हैं वैसे उनके भी होते हैं, तो ये सिमिलरिटी को शो कर रहा है ना, विविधता तो एक अलग चीज हो गई। विभिन्न जातियां हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करती है, यह जैव विविधता का उदाहरण है। वही सेम चीज, इसमें वही गलती कर रहा है। मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के हाथ पैरों में समान संरचना होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण है। अरे नहीं, ये इवोल्यूशन प्रोसेस है। ठीक है, मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के क्रम विकास का साझा इतिहास है। ये बात सही है, तभी तो देखो ना सिमिलरिटी पाई जाती है। और कहीं ना कहीं पहले क्या बोला जाता है कि जो बंदर जो थे अपने पूर्वज थे, ये क्या क्यों बोला जाता है, क्योंकि मनुष्य जो आज है वो पहले बंदर भी ऐसे ही कर रहे थे। जैसे अगर वो देखोगे ना भालू वालू और ऐसे, उनके आईक्यू भाई मनुष्य के बराबर मानी जाती है लगभग। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लगभग 56 मिलियन वर्ष पूर्व अंटार्कटिक महासागर पूरी तरह फैला हुआ नहीं था। जंतु जिनमें शायद हमारे प्राइमेट पूर्वज भी शामिल थे। अब देखो इसी पेशे में बात कर दी, एशिया से यूरोप होते हुए उत्तरी अमेरिका तक पूर्व ग्रीनलैंड में चल कर जा सकते थे। तो बता रहा जब पेंजिया वेंजिया था उस टाइम की बात कर रहा है। पेटीएम लगभग 1000 वर्षों तक बनी रही, जब तक कि कार्बन के अतिशय मात्रा पुनः अवशोषित नहीं हो गई। इसे सूखा, बाढ़, कीट और कतिपय विलोपन हुए। पृथ्वी जीवन का अस्तित्व बना रहा, वास्तव में फल फूला, लेकिन इसमें घोर भिन्नता आ गई। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दिया होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, चौथा स्टेटमेंट देखो, वर्तमान मानव कृत भूमंडलीय तापन से अंततः ठीक वैसी ही, इस टाइप से याद रखना कि जब भी ऐसा वर्ड कोई आता है जीएस में गलत होता है, ठीक वैसी स्थितियाँ आ जाएंगी जैसे 56 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये एग्जैक्ट किसी चीज़ को कर रहा है, तो स्पेसिफिक हो गया ये, तो ये गलत होगा, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक वैसे ही जीएस में भी इस टाइप के वर्ड गलत होते हैं। दूसरा देखो, भू संयुक्त में पृथक होने से वायुमंडल में कार्बन की विशाल मात्राएं निर्मित होती है। याद करो, अत्यधिक, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं गलत होते हैं। ठीक है,
अब देखो भूमंडलीय तापन का इस ग्रह के जैव विकास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो सभा की बात है, प्रभाव तो पड़ेगा ही। पृथ्वी के वायुमंडल का तापन बढ़ने से इसके वनस्पति जात में प्राणी जाति की संरचना में परिवर्तन हो सकता है, एकदम सही बात है। थर्ड तो आंसर का पार्ट जरूर बनेगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो ये कौन सा 2019 का क्वेश्चन है ना, और आईआईटी का क्वेश्चन आया था 2018 में जीएस में, और इसने इधर पैसेज पूछा। अब देखो, अब जाके देखना 2018 में जीएस में आया था क्वेश्चन आईआईटी। सर इसमें थीम तो एक दूसरे से रिलेट हो रही है ना, सीसेट और जीएस में। हाँ होती है, और आप मेंस का पेपर भी देखोगे ना तो वहाँ पे भी होता है। मेंस के पेपर का बहुत बार थीम पीटी में पूछते हैं, और पीटी के क्वेश्चन मेंस में पूछते हैं, जो मैं दिखाया भी था आपको 2019 वाला। तो ये होता है रिपीट। तो एक बार सर आंखों के सामने से निकल जाए ना ये पूरे पेपर, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको ये बार बार अच्छे से मेमोराइज रहे, ओ आराम से सिलेबस भी याद रहे ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लोगे, ठीक है। अब देखो ये 2018 में आया हुआ है जीएस में। अल्प साधन युक्त लो एंड आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सस्ती वस्तुएं, इनमें सुरक्षा के साधन शामिल करने से इनकी लागत बढ़ जाती है। इस श्रेणी की वस्तुएं नए अनुप्रयोगों एप्लीकेशन के साथ साथ प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो रही है। यानी गृह उपयोगी साधन, ये पूरा अब ये ऐसा कैसा पूरा उसमें भी दिया है ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाना, आप जैसे रूम से बाहर निकलोगे ऑटोमेटिक लाइट सब बंद हो जाना, ये सारी चीज़ें वैसे आईओटी है। उम्मीद है कि आईओटी कई गुना रफ्तार से बढ़ेंगे, किंतु सुरक्षा की नई चुनौतियां निरस्त करे, तो मतलब इसके चैलेंजेस है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। अब देखो, भारत में समर्थकारी इनेबलिंग प्रौद्योगिकियों का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है। अच्छा ठीक है। अब देखो अपने को पूरा पैसेज दिख रहा है कि आईओटी के बारे में, तो आईओटी तो कहाँ है, इसमें दिया ही नहीं है। आसन चुनौतियाँ, सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत आईओटी को अपनाने के लिए अभी पूरी तरह तैयार ही नहीं हुई, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो कैसे कट जाएगा। सस्ती लो एंड आईओटी अनुप्रयुक्तियों के विकसित होने से जीवन और अधिक आरामदायक बन जाए। पहली बात तो सस्ती है ही नहीं है, ठीक है। पहली बात अधिक आरामदायक बन जाएगा ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे जो चैलेंज इसने खड़ा किया है, चुनौती है, तो ऐसे बातें छोड़ो। जैसे जैसे अब देखो ये सम वर्ड इस टाइप से हम डिजिटल होते जा रहे हैं, कतिपय आईओटी अनुप्रयुक्तियों से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे को पहचानना आवश्यक है। आखिरी में इसने देखो, आखिरी वाले पार्ट में इसने यही चिंता जाहिर की कि ये इसके जो चैलेंजेस है, सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है, ये इसको थोड़ा निरुत्साहित कर रहे हैं। मतलब इसके जो उपयोग का उसको लोगों को समझ की बात है, जैसे लग रहा है कि आपको इसमें सिक्योरिटी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डाउट आने लग जाता है। अब देखो जैसे जैसे डिजिटल परिघटना अधिकांश सामाजिक क्षेत्रों को पुनः संरचित कर रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं अब डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही है, ठीक है। इस प्रयास के साथ कि इसका एकांतिक रूप से उपनिवेशन करें। चलो डिजिटल डाटा की बात है, सारी चीज़ें। उदाहरण के लिए टैक्सी कैब की सेवा प्रदान करने वाली एक बड़ी विदेशी कंपनी कारों चालकों का नेटवर्क नहीं है। यह आने जाने, लोक परिवहन, सड़कों, यातायात, नगर की घटनाओं, यात्रियों, चालकों की व्यक्ति व्यवहार पर विशिष्ट आदि से संबंधित डिजिटल, मतलब डिजिटल इन्फॉर्मेशन के बारे में है। सारी आजकल इन्फॉर्मेशन है, सब लोगों के पास है, तो उसके बारे में थोड़ी भी चिंता करने की बात बोला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखे ना, वैश्वीकरण भारत के हितों का अनुकूल ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि यह इसकी सामाजिक आर्थिक संरचना को क्षति पहुंचाता है। ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। इस टाइम नेगेटिव स्टेटमेंट तो हमेशा जो ग्रोथ को रोके वैसी चीज़ें तो ऐसे गलत होती है, ठीक है। भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े आंकड़ों के बदले एकाधिकार किराया प्रभारित करना चाहिए। अरे बात इशू है सिक्योरिटी, उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। ये तो मुद्दा चला भी था उस टाइम 2019 के दौर में, बहुत बड़े लेवल पे चला था ये मुद्दा। भारत से बड़े आंकड़ों की हानि इसके विदेशी व्यापार को मात्रा के समानुपाती होते। अच्छा, इसका मतलब ये बोला कि हानि बढ़ते जाएगा तो विदेशी व्यापार बढ़ते जाएगा। समानुपाती होने का मतलब क्या होता है, क्या तो कम हो रहा था ये भी कम होता है, ये तो गलत बात हो। कहते इन्वेस्टली होगा, व्युत्पन्नानुपाती होगा, ये तो नेगेटिव बता दिए, गलत कोरिलेशन बता रहा। विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं में भारत को अपने डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। एकदम सतर्क कर रहा है, अवेयरनेस फैला रहा है, एकदम अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे कोई भाग नहीं रहा है, भारत छोड़ नहीं रहा उस चीज़ को, तो दैट ये ठीक रास्ता उल्टा। अब देखो
बड़ी अर्थव्यवस्था में बड़े आंकड़े सर्जित होते ऐसा नहीं है, याद रखना, उल्टा इंडिया में सबसे ज़्यादा चांसेज है। और ऐसे भी उसकी बात है ही नहीं। बड़े आंकड़ों तक पहुंच विकसित देशों का विशेष अधिकारी तो यही बात बोल दिया कि ऑटोनॉमी है, इसकी स्वायत्ता है, वो तो भारत जैसे देशों का ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत चैलेंज करता है भाई इन चीज़ों को। बड़े आंकड़ों तक पहुंच और स्वामित्व विकसित देशों की विशिष्टता है, सब फालतू की बात है। सीधे सबसे बड़ी बात हो रही है डिजिटल दिक्स्थान में बड़े आंकड़े बिग डेटा मुख्य संसाधन होते हैं। हाँ यही तो है। इसको तुम्हें पता है, जो आजकल जो डाटा साइंस है उसको कच्चा ऑयल बोला जाता है, या गोल्ड मान लो, कच्चा गोल्ड बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और आगे की जितनी भी पूरी जो इकोनॉमी है इसी डाटा साइंस पे चल रही है। अच्छा कोई कोचिंग से लेके देख लो आप, या स्विगी देख लो, कोई भी देख लो, कोई सा भी ऐसा बिजनेस नहीं चल सकता बिना डाटा के। तो ये तो बहुत बड़ा है, बिग, बहुत बड़ा वो है। देखो ये विकासशील देश में बड़े आंकड़े मुख्य संग्रहित किए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा है ये। तो बहुत अच्छा टॉपिक भी था उस टाइम, ठीक है। अब देखो फूड सिक्योरिटी फिर से रिपीट हो रहा है। भारत समेत पूरे विश्व के ग्रामीण निर्धनों का मानवकृत जलवायु परिवर्तन से, अब देखो ये वापस से में नगण्य योगदान रहा है, तथापि इसके प्रभाव का सामना करने में अग्रिम पंक्ति में। मतलब वही बोला, जलवायु परिवर्तन में तो गांव वालों ने कोई भूमिका नहीं निभाई, परंतु इनका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा वो लोग झेल रहे हैं। ये बात तो सही है कहीं ना कहीं। भारत में छोटी जोत वाले किसान देश का 41% खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थ उत्पादित करते हैं, जिसका स्थानीय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान है। तो कहीं ना कहीं जो उनके बारे में बोला गया है, जो छोटे किसान है ये है, ठीक है। अब देखो भारत में केवल छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो बड़े किसान क्या कर रहे हैं मतलब ये तो स्पेसिफाई कर दिया ना, ऐसे गलत हो जाएगा। बड़ी संख्या में किसान परिवारों के होने के कारण भारत को, जहां तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है, खाद्य सुरक्षा की समस्या ही नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं। 1996 में हो गया था ये, तो अभी भी हो जाए कोई बड़ी बात है। भूमंडलीय तापमान के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं, भारत उल्टा सबसे ज़्यादा कर रहा है। छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरण रूप से धारणीय विकास के बारे में किसी भी कार्य प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग। अब ये देखो किसी ने एक्सट्रीम पढ़ा हुआ है इसका, इसको अच्छे से पढ़ो, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, एक पार्ट की बात कर रहा है तो एकदम बहुत अच्छी बात है। यही तो बोला है इसने स्टार्टिंग में, अगर पढ़ोगे तो। अब देखो भारत में खाद्य असुरक्षा की संभावित समस्या है। देखो पॉसिबल मैनर में, संभावित वर्ड सही है, हो सकता है भाई, कैसे, कौन सी बड़ी बात है। भारत को अपनी आपदा प्रबंधन की क्षमताएं मजबूत करनी होगी, एकदम सही बात है। क्या है इसमें, दोनों सही है, पॉजिटिव है, करनी चाहिए ताकि अपन भविष्य की जो है संकट आए उससे लड़ सके। अब तमाशी बात है कि देखो ना, कोई लोग जो ऐसे निश्चिंत हो जाएंगे, जैसे अभी सीसेट को लेके देख लो, जिसको लग रहा है कि हमारा सीसेट निकल जाएगा, वो पक्का डूबेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, जो आखिरी दिन तक मेहनत नहीं करोगे। 2022 वाले अटेम्प्ट मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। जब 2021 का रिजल्ट आया 10 दिन पहले, तो मुझे लगा कि मेरा उस टाइम सीसेट हो गया था, मुझे लगा तो अपना सीसेट हो जाएगा, तो मैंने आखिरी 10 दिन कुछ पढ़ा ही नहीं सीसेट तो 2022 वाले में लटक गए। तो ये गलतियाँ होती है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, आखिरी दिन तक प्रयास करना है। क्योंकि आखिरी मुझे याद है 2020 वाले अटेम्प्ट की मैं बता रहा हूँ, तो वो जैसे एग्ज़ाम के 3 घंटे जो होते हैं ना, तो उसमें मैं शॉर्ट नोट्स बना के लेके जाता हूँ हर बार। तो मैं वो रीजनिंग या मैथ के थे वो शॉर्ट नोट्स में देख रहा था, और वो एक चीज़ थी, वो जैसे आता है ना कि जैसे 7.3333 ऐसे करके, वो वाले क्वेश्चन का ही मैं कॉन्सेप्ट देख रहा था उस टाइम, सोचो। और एग्जाम में वही डिक्टो सेम क्वेश्चन आया, पर मैं बना नहीं पाया। तो मेरा कहने मतलब कि उस टाइम ऐसा था कि मैं थोड़ी देर और उसको अच्छे से समझ लेता या पहले समझ के जाता, तो वो क्वेश्चन बन जाता। जब 2020 में पीटी निकल जाता, तो मैं बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो आखिरी टाइम तक, आखिरी समय तक प्रयास करना है। एटलीस्ट मैं फिर बता रहा हूँ, सीसीएटी पेपर में कुछ फॉर्मूला शीट तो बना के जरूर लेके जाना। और ऐसा नहीं कि आप उसी दिन पढ़ रहे हो तब नहीं काम न करेगा वो। जैसे अभी से आप उस पर काम कर रहे हो तो वो फॉर्मूला शीट बहुत काम करता है। 2021 में वैसा था कि मैं कुछ फॉर्मूला लेके गया था, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे। और जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, शॉर्ट मैथ के, रीजनिंग के, वो सारे नोट्स मैंने भेजे भी हैं, और जो कंप्लीट करके एक बार मैं फिर दोबारा भेज दूंगा उसको। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। तो ये पर है ना, वो तभी फ़ायदा है कि आप अभी से उसको पढ़ते रहोगे खुद से। जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी चीज़ें नोट्स बनाओ, आखिर तक काम करती है चीज़ें। बदलते जलवायु से निपटने के लिए सरकारों के, चाहे वो कितने अनुच्छिक हो, अंतिम प्रयासों को निवेशों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एक दो जलवायु बार बार क्वेश्चन आ रहा है। कुछ
कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडार उपयोग में लाना असंभव होगा। उनके पास सिर्फ अवरुद्ध संपदा, तेल और कोयले के निक्षेप होंगे जिन्हें जमीन में छोड़ देना पड़ता है, बचे रहेंगे। अन्य उद्योग अपेक्षाकृत अधिक आत्यंतिक मौसम, तूफान, बाढ़, उष्णता लहर, सूखा होने से आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में बोल रहा है, उससे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या है, सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। अब तो ध्यान से देखना, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकार और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। एकदम सही बात है, ये तो अवेयरनेस वाला बात कर रहा है, सही है। जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है। अगर आप इसको इग्नोर करते रहोगे, स्वाभाविक सी बात है, तो है ही। तो ये तो पॉजिटिव बात है। अब तो एक तरह देखोगे तो तीनों स्टेट में बहुत रेयर चांसेज होता है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। आत्यंतिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा। देखो, भविष्य के बारे में आप ये नहीं बोल सकते, सरकारों कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा। देखो सर, मैंने कई बार देखा है ना सर कि पैसेज में कहीं भी भविष्य की बात नहीं की गई है, लेकिन ऑप्शन में भविष्य दिया हुआ रहता है, तो वो हमेशा ही गलत हो जाता है। वो आउट ऑफ बॉक्स होता है। ऐसे देखो ना, इसमें सरकारों की बात कहीं पे भी नहीं की गई, आप ये ऑब्जर्व करो। यही तो चीज ऑब्जर्व करनी है, सरकार कहाँ दिया है, वो आउट ऑफ बॉक्स, वो देखो जानबूझ के घुसाता है। अब वो देखो सरकार की बात ही नहीं कर रहे। भविष्य में पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को तो स्पेसिफाई किया ही नहीं जा सकता, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ वही ना, वो पैसेज एक लिमिटेड सेंस में दिया रहता है, तो उसका तो ऐसे जीएस में अपन कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते ना। ठीक है, आगे देखो, विद्यालय उम्र में जाने वाले बच्चों को देखो, एजुकेशन से हमेशा लगभग हर साल पैसे जाता है। बच्चों को विद्यालय शिक्षा तक पहुँच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणात्मक शिक्षा तक पहुँच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक तीव्र ढाल दिखाई देती है। क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है, सीधी सी बात है। समतावादी शिक्षा प्रणाली के विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होता है। इसलिए कोटा निरूपित किए जाने से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो कभी कभी न्यायोचित भी होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले भी किए हैं। ठीक है, उस अब देखिए इसमें समझ में आता है, एजुकेशन क्वालिटी है, समतावादी होनी चाहिए, सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, सब कुछ वैसी बातें बोली गई है। ठीक है, अब देखो मैंने कितनी बार बोला, जैसे इस टाइप के जो नैरो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। जैसे एक ही है, एक जो एक बार ही दिया गया है तो गलत होगा वो। फिर भी देखते हैं, अवसर की समानता को एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। अब मुझे बताओ, अंबानी का जो बेटा है और किसी गरीब का बेटा एक साथ पढ़ेगा, ये एक जैसे स्कूल बना पाओगे? नो नेवर, कभी नहीं होगा। अरे ये लक्ष्य भी नहीं है किसी चीज़ का। बात है कि अपन फैसिलेट करा पाए, ऐसी अच्छी स्कूल अपन दे उनको। ऐसा नहीं कि अब अंबानी के बेटे को बोले कि नहीं तुम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो वो हो सकता है क्या? गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन और अधिकाधिक सरकारी विद्यालयों की स्थापना ही समतावादी शिक्षा सुनिश्चित एकमात्र तरीका है। ये तो वही वापस से नेगेटिव स्टेटमेंट, मैंने वही बोला, प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दो और गवर्नमेंट स्कूलों को बढ़ावा दो, ये तो गलत है ना। वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। हाँ ये बात सही है, तभी तो इसके बात कर रहा है कि उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिक रखोगे तो पैसेज में गलती नहीं करोगे। एक एक पैसेज अपने को देखा है, एक एक चीज। यही पैसेज है ना, मेरा गलत हुआ था, मैंने 1 और 2 लगाया इसमें। अरे पागल हो गए, 1 और 2 क्यों लगाओगे? ये तो देखना ना आप, समानता कह रहा है, मैंने सोचा कि अवसर की समानता मतलब, अरे कितनी बार में बोला, मूलभूत लक्ष्य बोला है, मूलभूत लक्ष्य यहाँ देखो ना, गुणवत्ता युक्त ये है ना कि वो नहीं है। थोड़ा सा देख लिया करो हल्का सा पैसे। भारत में और कहीं भी समतावादी शिक्षा पॉसिबल ही नहीं है। अरे पॉसिबल ही नहीं है, आप खुद ही सोचो ना, अंबानी का बेटा और गरीब का बेटा एक जगह कैसे पढ़ेगा बताइए आप? पॉसिबल नहीं है ना। चलो आगे देखो, भारत में तपेदिक संक्रमित बहुसंख्यक लोग निर्धन है और उनके पर्याप्त पोषण उपयुक्त आवास। याद रखना है ना, टीबी को लेके कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आपके पेटी में देखना है ना, क्योंकि 2025 तक भारत टारगेट किया है इसको ख़त्म करने का। तो ध्यान से देखना, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने 2020 में शुरू किया था। तो टीबी 100 करके ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो एक बार देख लेना उनको। चलो ठीक है, बहुसंख्यक लोग निधन है, उनका पर्याप्त पोषण उपयुक्त आवास का अभाव है और बचाव के बारे में उनकी समझ न के बराबर है। ठीक है, ऐसे में तपेदिक परिवार को सर्वनाश कर देता है और वो निधन बनाता है, खासतौर पर महिला और बच्चों को ग्रस्त करता है और उन्हें निवासन रोजगार की बर्बादी हो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा है। ठीक है, अब इधर आते हैं अपन,
दूसरी सच्चाई है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचार, साधन प्रदान, परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव, तो सारी चीज़ें समझने वाली है कि कोई सपोर्ट नहीं करता, और ज़्यादा उसको नेगेटिव कोई सपोर्ट नहीं करता, किसी से एडवाइस भी नहीं ले सकते, तो और ज़्यादा चीज़ें डिफ़िकल्टी हो जाती है। ठीक है, भारत तपेदिक जैसे रोगों केवल तभी मुक्त होगा जब इसके निरंतर उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावकारिता और सफलता कार्यान्वित किए जाएगी। क्या बात कर रहे हो? तो ये हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। अब ये बोल दो कि नहीं पहले तो हम गरीबी हटाएंगे तब टीबी हटेगा, तो मूर्खता हो गई ना। अब ये तो चीज़ समझनी। सरकार की निगरानी की क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है। अच्छा, गवर्नमेंट पे डाउट कर दिए, और निधन लोगों तो उपचार पहुंच ही नहीं है। अच्छा, तब देखो भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग ही नहीं है। अच्छा ये तो बोल देंगे इसका इलाज ही नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं? तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचार से कहीं और अधिक की आवश्यकता होती है। वही तो मैं देखो इसमें आखिरी में देखो, यहाँ देखो, अरे नीचे हो जाए क्या हो इसका स्क्रीन, ये देखो, इसे गहरा बैठा हुआ लांछन, समाज में जो भेदभाव होता है, परामर्श का अभाव है, महंगा उपचार है, साधन पदार्थ और परिवार से पर्याप्त संबल का अभाव है, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जब तक रोगी को, तो उसका कुछ भी स्वास्थ्य सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में कितनी बार पूछा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अरे साइंस के टॉपिक देखना है ना, जो इधर पैसेज में भी आते हैं उधर जीएस में रिपीट होते हैं। अभी देखो रिपीट हुआ डायरेक्ट। जेनेटिकली तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, यूपीएससी हर साल कहीं ना कहीं से पूछता ही है क्वेश्चन। आनुवांशिक रूपांतरण प्रौद्योगिकी व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने के मार्ग में जो गतिरोध है बौद्धिक संपदा का अधिकार का व्यवस्था, जो ऐसे प्रौद्योगिकी के लिए गैर सरकारी अधिकार सृजित करना चाहती है। तो ये सीधी सी बात है उसी के बारे में। राष्ट्रीय किसान आयोग ने बात उठाई थी कि आनुवांशिक रूपांतरण में प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा, लवणता और अन्य कष्ट के प्रभाव के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हो। एकदम बात सही है कि भारतीय आवश्यकता यही है कि भारत के पास पानी कम है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो वर्तमान भारतीय पारिस्थितिक आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के कृषि के पक्ष में नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अपन कर तो रहे हैं, अपन कपास कर रहे हैं जी। ठीक है, गैर सरकारी कंपनियों को भारत में कृषि व्यवसाय करने, खासकर बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या बात करें, बहुत सारे व्यापार तो मिल रहे हैं, अनुमति नहीं होनी चाहिए। विकासशील देशों को यह मुद्दा WTO में उठाना चाहिए और बौद्धिक संपदा अधिकारों का समापन सुनिश्चित करना ही चाहिए। सुनिश्चित करना आपका काम नहीं है। अरे ऐसे मेन क्या बात की जी, इसकी बात हो रही है। लोक अनुसंधान संस्थाओं को जीएम प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकता को तय करना चाहिए। एकदम सही बात है। देखो आखिरी पैराग्राफ यही बोल रहा है कि जो भारत की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग इसको काम करना चाहिए। ठीक है, प्राथमिकता देखो यही है, आंसर में भी यही है। तो ये चीज़ ध्यान से देखा करो, दिया रहता है वो ऐसा, स्टार्टिंग की जो लाइन और आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आंसर निकल जाता है वहाँ से। देखो अंतर्गतवा जीएम प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्या को समाधान ही नहीं कर पाएगी। अच्छा कल ही कर लिया तो फिर क्या होगा? फिर आगे देखो, कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा समुचित विचार ही नहीं किया जा रहा है। अब देखो ना, ऐसा लगेगा इसको काट दिया जाना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बीज बेचती है कंपनियां, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो कंपनी कहते हैं बीज भी बेची जाती है और उसका एनालाइज नहीं करती है। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे है, ये पूरा दिया हुआ है। देखो यदि जीएम प्रौद्योगिकी अधिकांशतः कंपनी चालित है तो ये लाभ को अधिकतम करना चाहती है और वह भी थोड़ी ही अवधि में। यही कारण है कि कंपनियां शाकनाशी सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़ी निवेश करती है। ऐसे गुणधर्म थोड़े समय के लिए बने रह पाते हैं क्योंकि जल्दी ही नाशक जीव खरपतवार विकसित होने लगेंगे और ऐसे प्रतिरोध पर काबू पा लेंगे। कंपनियों के अनुकूल ठहरता है। ठीक है, अब देखो कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। ये बात सही है, अभी तो समस्या बनी हुई है ना। नहीं तो अब इसीलिए सरकार है ना सर, जो सरसों है ना उसको अब नहीं कर रहे हैं ना अलाउ,
हाँ वही हाँ, रीजन उसको अब ये कर रही है, हटा दिया है, उसको अवैध कर दिया है। रीजन ये रहा ना उसका, क्योंकि देखो बात ये है कि उसके नेगेटिव सबकॉन्शियस है, अब उसका तो सॉल्यूशन निकालो ना। अब उनका तो अपन एक तरीके की बात बताओ अमित, तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे खा रहे हो, वो ट्रांसपोर्ट होके तो आ ही रहा कहीं ना कहीं से, क्या ही करोगे। अधिकांश आक्रामक जातियां इन्वेसिस न तो घोर रूप से सफल है, नहीं अत्यंत नुकसानदायक है। ठीक, ध्यान से समझना, दोनों बात बोल दिए। ब्रिटेन के आक्रामक पादप न तो व्यापक रूप से फैले हैं, नहीं खास तेजी से फैलते हैं, और अक्सर बिक्रेन की तरह प्रबल प्राकृतिक पादपों की अपेक्षा कम परेशान करने वाले हैं। ठीक, कोई नहीं, छोड़ो आगे बात। इस देखो, नई जाति का आगमन हमेशा ही किसी क्षेत्र में जीवित और बढ़ा देता है। बहुत से मामलों में नव गुंतकों की बड़ी किसी भी प्राकृतिक जाति को विलोपन की तरफ नहीं ले जाते। इसके कारण यह है कि आक्रामक पादप प्रदूषित झीलों और उत्तरोत्तर व्यर्थ भूमि की तरह की विशुद्ध पर्यावरणों को, जहाँ और कुछ भी जीवित नहीं रहता, उपनिवेशित करने के उपरोक्त होते हुए प्रकृति के अवसरवादी है। तो कुछ पॉजिटिव बातें बोल रहा है उस चीज़ों की, ऐसा नहीं कि हमेशा नेगेटिव चीज़ होता है, तो मतलब सम टाइम की ऐसी बात आएगी। आक्रामक जातियों का उपयोग किसी देश के मरु क्षेत्रों, व्यर्थ भूमि पुनर्वासन के लिए किया जाना ही चाहिए। अच्छा ठीक है। विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून अनावश्यक है। ये तो नेगेटिव बात बोला है, इस पे नेगेटिव चीज़ों को छोड़ने लग जाएंगे। विदेशी पादपों का उपयोग किसी देश की जैव विविधता को बढ़ाने के लिए किया ही जाना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे भी वो बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो पॉजिटिव भी होते हैं। ये देखो, इसके कारण है कि यहाँ आक्रामक पादप प्रदूषित झीलों और उत्तरोत्तर व्यर्थ भूमि की तरह विशुद्ध पर्यावासों को, जहाँ और कुछ भी जीवित नहीं रहता है, उपनिवेशित करने के उपयुक्त होते हैं। देखो जहाँ मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, जैसे राजस्थान का डेजर्ट ही मान लो, अरे अब ऐसा कोई पेड़ हो जाए जो उगने के लिए उस कंडीशन में तैयार हो, तो इसे उगाया जा सकता है ना, उसमें क्या है, ये प्रकृति का अवसरवादी है। तो कभी कभी हाँ वही तो बात है। आपने 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 पहले बताया था सर कि कभी कभी बर्ड आया तो वो सही होता है। सही होता है, सम पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है ना, ये पॉसिबिलिटी है, वो एक्सट्रीम नहीं है वो। देखो, भारत बच्चों में प्रग डायरिया से होने वाली मौतें मुख्यतः खाद और जल के संदूषित हो जाने के कारण। अब देखो यहाँ पे मुख्यतः दे दी है, अब ऐसे नहीं आप उसमें जाके देख रहे हो मुख्यतः काट रहे हो, नहीं, यहाँ अगर वो दोनों चीज़ें लिखा है तो ठीक है। तो अभी जानते हो डायरिया क्या होता है, गंदी गंदी चीज़ें खाने से होता है। ठीक है, इसके विचार करते हैं शहरी जनसंख्या कितना भाग अपने दैनिक भोजन के लिए गली नुक्कड़ पर बिकने वाले भोजन पर निर्भर है। गली नुक्कड़ पर भोजन बेचने वालों को प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश करना बड़े महत्व का, क्योंकि वो खुले में रखते हैं खाना, तो वही सारी चीज़ें, इसलिए बाहर का क्यों लोग मना करते हैं बाहर का नहीं खाना चाहिए, रीज़न यही रहता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, देखो बहुत सारे लोगों की इसकी आजीविका जुड़ी है। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेगेटिव कैंपेन चला देते हैं इन लोगों के खिलाफ। अरे बात सही भी है, कुछ लोग रहते हैं लापरवाही करते हैं, और तो ऐसा नहीं, इसको भाई ये तो एक प्रॉब्लम है ना, तो उसको समाधान खोजो ना, तो उन लोगों को थोड़ा अवेयर किया जाना चाहिए कि आप थोड़ा इस तरीके से मत करो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये थोड़ा उस तरीके से बात है। अब देखो ध्यान से देखना, खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है। हाँ, एक जटिल मुद्दा है, सही बात है, जिसके अनेक ये क्या हो गया, अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। हाँ ये बात सही है, तो ये तो पॉसिबल वे में बात बोल रहा, कोई नहीं। निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में बाहरी निवेश करने की आवश्यकता है। ठीक है, भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त विधि निर्माण करने की आवश्यकता है। भाई पहली बात, विधि निर्माण अच्छे से बनी हुई है, ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अरे ऐसे भी देखोगे तो इसमें कहीं पे ऐसी बात होगी नहीं भाई। देखो एक बार पढ़ते हैं, कृषि में संदूषित भौम जल और असुरक्षित रासायनिक उपयोग, खाद्य पदार्थों को भंडारण और रखरखाव असवस्थ तरीके से किए जाने से कर खाद्य पदार्थों के अस्तित्व परिवेश में पकाए और वितरित किए जाने तक ऐसे असंख्य कारक है जिनके विनियमन मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। पहली बातें बोल दिया, इसीलिए दूसरा वाला सही है। निगरानी और परीक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने बाहरी निवेश करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसकी स्क्रीन कैसे खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है सर, WTO से सरकार की लड़ाई लोगों को मिलावट के बारे में और संगत प्राधिकारी की शिकायत करने के तरीकों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। खाद्य संक्रमण रोगों की निगरानी करने में अनेक सरकारी अधिकारी शामिल है और निरीक्षण कर्मियों के अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता भी है। भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने हेतु, अब तो नियंत्रण नेगेटिव वर्ड, तो वैसे भी कटेगा। कंट्रोल करना मैंने कितनी बार बोला है, वो नेगेटिव वर्ड होता है। पर्याप्त विधि निर्माण की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर में निवेश करना भी पॉजिटिव बात है। हाँ वो तो है, अरे ऐसे तो दिया ही भी है डायरेक्ट। ठीक है, आगे देखो, हमारे नगरों के आयोजन में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती रही, ये बात सही है।
हमारे नगर वर्तमान रूप से अशोषित और अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए न रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं। सही बात है, जैसे दिल्ली देख लो। तथापि हमने पुराने तरीकों स्थिर विकास योजना से योजना बनाना जारी रखा हुआ है और जो लोगों के जीवन अनुभव आवश्यकताओं से दूरी बनाए रखते हैं और बहुत सारे लोग स्थानों कार्यकलाप और प्रथाओं को जो किसी नगर का अविच्छिन्न भाग होते हैं सक्रिय रूप से शामिल न रखते हुए निरंतर तकनीक विशेषज्ञता के लिए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मतलब कहीं ना कहीं नगर योजना जब बनता है तो अनप्लान वे में बनता है। देखो मलिन बस्तियाँ बन जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बात सही है, कहीं ना कहीं उसी के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से समझना, मुख्यतः कामगार वर्ग और निधन लोगों के लिए नगरों की योजना बनाने पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। क्या बात कर रहे हैं उनको तो ऐसे साइड में कर दिया जाता है। भवन निर्माताओं के एकाधिकार सम्राट समूह के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया नहीं। विश्व स्तरीय और सुव्यवस्थित स्मार्ट नगरों की आवश्यकता के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया नहीं। नगर आयोजना में मेन बात है प्लानिंग में जनता की जो पार्टिसिपेशन उसको नहीं जोड़ा गया। मैं जनता के समूह के भागीदार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया, यही तो बात है। क्या हो गया इसका, ये देखो यहाँ देखो, बहुत सारे लोगों स्थानों कार्यकलाप और प्रथाओं को जो किसी नगर का अविच्छिन्न भाग होते हैं सक्रिय रूप से शामिल न रहते हुए अंतर तकनीकी विशेषज्ञता से लिए जाते हैं। मतलब है कि लोगों से नहीं लिए जाते इनपुट, तकनीकी विशेषज्ञता से लिए जाती है। बहुत गलत तरीका है। अरे वहाँ के लोग हैं, वहाँ से पूछो ना क्या समस्या है, वो सही बताएंगे ना। और आप टेक्निस्ट जो होते हैं, इंजीनियर है वहाँ के, जिनको कुछ हवा पता ही नहीं है क्या परेशानी है, उन लोगों से तो आप सजेशन लेते नहीं हो। भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन है और मुश्किल से सिर्फ 10% व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नियोजित है। ठीक है, हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रबल आर्थिक समृद्धि से प्राप्त रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी अर्थव्यवस्था 3% बढ़ रही थी, जब संगठित क्षेत्र में रोजगार 2% बढ़ रहा था। जो ही अर्थव्यवस्था 7 से 8% बढ़ने शुरू हुई तो संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर वास्तव में घटकर 1% होगी। तो एकदम रियलिटी बता रहा है, तो समझ में आ गया क्या ही बात कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा इसका, ध्यान से देखना। अब देखो ये आउट ऑफ बॉक्स बात है, कहीं पे वैसा बात नहीं बोल रहा है। साक्षर ग्रामीण जनसंख्या संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक ही नहीं है ये तो ऐसे फालतू, जैसे गांव के लोग पढ़े लिखे लोग क्या खिलाड़ी चलाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो। ठीक है, अब देखो इसे देखो, दो ऑप्शन जैसे कटे, 1-2 सही है तो 1-2 पढ़ना नहीं है एग्जाम में, ये चीज याद रखना। अधिकांश सही है। आधुनिक आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित है, सही बात है। इसीलिए तो ह्यूमन लेबर की जरूरत कम पड़ रही है यार, इसीलिए तो देखो ना आखिर में यही बोला है, सही बात है। काफी मायने में अधिकांश वर्ड सही होते हैं। अरे आप ये चीज समझो ना किस सेंस में बोल रहा हूँ। अधिकांश आधुनिक आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित, ये बात तो सही है ना। ज्यादातर तो ये है ना। अभी क्या हो रहा है, क्यों ह्यूमन को कार्य नहीं मिल रहा, क्यों मशीनें ज्यादा काम कर रही है ना, तो दैट्स द लॉजिक सही है। काफी मायने में आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका के साथ पर्याप्त सहजीवी संबंध को प्रोत्साहन नहीं देती। यही तो कारण है अपन इंडस्ट्री इनको बढ़ावा देते हैं, गांधी जी की तरह उसको बढ़ावा नहीं देते हैं। तो ये तो बड़ी सबसे दिक्कत है। भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है, एकदम सही बात है। सर्विस सेक्टर में याद रखना, एक तो हाई टेक्निकल लोग रहेंगे, ब्यूरोक्रेट, ये सारे ऐसे लोग ही जाते हैं, श्रम प्रधान नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र है ना, ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। अब ये देखो, ये बैंकिंग के बारे में है। अरे बैंकिंग करप्शन करके है ना, यूपीएससी क्वेश्चन में पूछा था डायरेक्ट, तो सीधी सी बात है बैंकिंग के बारे में, ध्यान से देखना। भारत के दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने का प्रयास सफल ही नहीं हुए। क्या बात कर रहे हैं, कितने सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, रात तो हर गांव का खाता है, सब कुछ है। तो ये तो बहुत नेगेटिव बात हो गई। अगला देखो, बैंकिंग तक बेहतर पहुंच तब तक असंभव होगी जब तक कि प्रत्येक बैंकिंग संपर्क को अनेक बैंकों के लिए काम करने की अनुमति न हो। अच्छा फालतू की बात बोल रहे। सार्थक वित्तीय समावेशन होता क्या है? सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में और अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्क तथा आखिरी छोर की ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता। अच्छा, भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कों के लिए पास विविध कौशल हो। अरे याद करो, इस टाइप के वर्ड हमेशा सही होता है। अरे बात है कि तुम देखो बहुत सारे लोग लगा तो दिए, उनको मान लो कि देखना जैसे अभी डिजिटल जनगणना होगी ना, उसमें ना बहुत सारे जो टीचर रहते हैं उनको आता भी नहीं है, वो कैसे करेंगे? स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ऐसा ही होता जब फिर वही लोग काम भी नहीं कर पाते। बस जो पुराने जो लोग हैं कर्मचारी, उनमें यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी। इसीलिए अभी ऐसे लोग, इसीलिए तो क्या होता है, जैसे पहले ऑफिस भरे रहते थे कर्मचारियों से, फिर भी काम नहीं होता था। आजकल एफिशिएंट लोग रहेंगे तो फटाफट काम भी करते, दोनों काम होता है।
भारत के आर्थिक पश्चात फुटप्रिंट इसकी जनसंख्या को देखते हुए अभी भी यूएस और यूरोपीय संघ या चीन की तुलना में कम है। अन्य अर्थव्यवस्था से सीखने के लिए इसके पास काफ़ी कुछ है, तथापि इसे उन समाधानों का कार्यान्वयन करना चाहिए जो उसकी अनूठी परिस्थिति होगी। ठीक है, कोई नहीं। आज के अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनियमों को ऐसे हथियारों के रूप में देखा जाना चाहिए जो अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को सम्मिलित करने हेतु लागत के औचित्य के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करें। तो मतलब वही है, रेगुलेशन होना चाहिए तो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। अब ध्यान से देखना, भारत की नियामक व्यवस्था के विकास में रोजगार को सृजन और आर्थिक समृद्धि के विचार को प्रबल रूप से रखा जाना चाहिए। अब देखिए पक्का है ना, तो इधर देखना, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी डोमिनेंट कंसिडरेशन इन द डेवलपिंग इंडिया रेगुलेटरी सिस्टम। तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। प्रबल रूप से क्या होता है? भारत में विनिमय आज के अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने एकीकरण का समर्थन ही नहीं करते। ये नेगेटिव बात हो गई। एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के यथा उपयुक्त आमाप की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सही होगी। ठीक है, अभी इसमें देखो ऐसा कोई एक्स्ट्रीम वर्ड नहीं। ठीक है, कोई नहीं। प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों को युक्तिपूर्वक इस्तेमाल करना, कितना अच्छी बात बोल रहा है। पहले तो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में युक्तिपूर्वक मतलब हाँ, जहाँ जरूरत हो वहाँ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा ही करना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। आगे देखो, आजकल की वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। विनियमों को प्रभावी इस्तेमाल स्थानीय बाजारों को बचाने के लिए नहीं किया गया। क्या बात करो, यही तो किया जाता। आखिरी में अपन यही तो पढ़ा कि यहाँ के लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। विनियमों का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों को पूरे विश्व में सरकारों द्वारा आमतौर पर उपेक्षा की जाती है। पूरे विश्व में, एक देश ने भी कर दिया, एकदम एक्सट्रीम वर्ड है, दोनों को दोनों गलत है। ये क्या आ गया, देखो ना, इस टाइप का पैसेज पहले भी आया था एक बच्चों वाला। किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्प पोषित तथा सुपोषित शिशुओं, छोटे बच्चों के सूक्ष्म जीवों को तुलना की है। कुपोषित और स्वस्थ बच्चों के मल के नमूने से आहार नली के रोगाणु को अलग किया। एक ही उम्र के स्वस्थ बच्चे में पाए गए सुपोषित परीक्षण, तो उसके बारे में कुपोषित माताओं के दूध में शर्करा की मात्रा कम होती है। परिणाम स्वरूप उनके शिशुओं के सूक्ष्म जीवों परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव बात कर रहा है। ध्यान से देखना ना, यदि बच्चों में कुपोषण की दशा आहार नली के जीवाणु के कारण होती है तो इसका उपचार ही नहीं किया जा सकता। काटो। कुपोषित शिशुओं की आहार नलियों में परिपक्व सूक्ष्म जीवों संरोपित किए जाने चाहिए। अच्छा ठीक है, रुक जाओ अभी। कुपोषित माताओं के शिशुओं को माँ के दूध की जगह डेयरी का ये तो बहुत नेगेटिव बात हो गई। पोषाहार पर आहार नली के जीवाणुओं के अहानिकारक प्रभाव पर अनुसंधान के नीतिगत निहितार्थ है। ये एकदम सही बात है। अरे इस टाइप के वर्ड है, कौशल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सही होते हैं। ठीक है, आगे देखो। अपरिपक्व आहार नली जीवाणु संगठन के कारण कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान परिष्कृत जीवाणु युक्त प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ है। नहीं, अब यही तो इसने बोला है यहाँ पे, ध्यान से देखना है कि जो ये जो मात्रा है किसके कारण कम आ रही है माताओं में दूध में, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको रिसर्च करना चाहिए। ना कि ऐसा नहीं कि ये प्रोबायोटिक देना चाहिए। अरे ऐसा कहीं पे बात नहीं बोला। कुपोषित माताओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति है। हाँ, ये देखो जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये तो है ही। इसलिए तो बोला जाता है कि एक सही एज में शादी होनी चाहिए, सही एज में बच्चे होने चाहिए, नहीं तो फिर वो दिक्कत होती है। दैट्स लॉजिक, एकदम सही लॉजिक है वो। पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले शायद 2018 में भी आया था। ये दक्षिण भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। अनुसंधानकर्ताओं को अब पता लगा कि पिघलते हुए हिमनदों के कारण अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटीय जलों में जीवतंत्र बैथोन्स के बीच कुछ जाति विविधता नष्ट हो रही है, जिसके प्रभाव समग्र समुद्र अधस्तल पारितंत्र पड़ रहा है। इनका विश्वास है जल में निलंबित अवसाद के बढ़े हुए स्तरीय तटीय क्षेत्र में सीमांत जैव विविधता का कारण है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो नेगेटिव चीज़ें हो रही है उसके बारे में बात कर रहा है। भूमंडलीय तापमान के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हिमनदों के क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहे हैं। अब यही तो बात है, कहाँ पे भी ऐसे बात नहीं बोली इसने। पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर तापमान पिछले 5 दशकों में भूमंडलीय औसत से लगभग 5 गुना तेजी से बढ़े हैं। गर्म होते हैं उसके बारे में नहीं बोला है उसने। ठीक है, आगे देखो। भूमंडलीय तापमान के परिणाम स्वरूप कुछ, देखो ये वर्ड अब सही है,
कुछ क्षेत्र में समुद्र अधस्थलीय अवसादन हो सकता है, एकदम सही बात है। दूसरा तो आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया, तो ये तो गया। और ये ऐसे मोस्टली बहुत रेयर चांसेस होते हैं इसके आने के। पिघलते हुए हिमनद कुछ क्षेत्र में समुद्री जीवितों कम, देखो एकदम कुछ वर्ड ये कट गया, आगे आंसर, सोचना ही नहीं है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत बार कभी अटकोगे ना तो पढ़ते जाओ, आखिरी स्टेटमेंट तक पढ़ोगे तो आंसर निकल जाता है। और आप लोग लूज कर दोगे कॉन्फिडेंस से, ऐसे गलती करोगे तब गलत होता है। समुद्र के अपेक्षा जो महाद्वीप होते हैं ना सर, वो ज्यादा गर्म होते हैं, समुद्र कम गर्म होते हैं। हाँ इसके रीजन भी है ना, ध्यान से देखो। अगर जैसे लैंड होती है, लैंड देखो, लैंड में टेम्परेचर जो होता है कितने तक चले जाता है, 50-55 तक भी चले जाता है, मिनिमम जब होता है 0 डिग्री तक चले जाता है। और वाटर का तापमान कभी देखना इतना नहीं रहता है, एक रहता है 25-26 तक ज़्यादा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता वाटर। मोस्टली 30 तक भी जाता है तो कोरल ब्लीचिंग होने लग जाती है, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। चलो, किसी अनुसंधान दल ने उल्लू के दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की। उल्लू छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते हैं और दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अवशिष्टों से हमें पूरी तरह पिछली शताब्दी में छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट संरचना को समझ मिलती है। ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश पर्यावरण मानवकृत कारणों से हुए प्रयत्न परिणाम से जैव मात्रा और ऊर्जा पर में बहुत बड़ी गिरावट आती गई। ऊर्जा प्रवेश नाटकीय गिरावट का है कि आधुनिक पाठ्यतंत्र उतनी सहजता से अनुकूल नहीं हो रहा जितनी सहजता से अतीत में हुआ करता। तो मतलब वही है, प्रदूषण हो रहा है, ये सारी चीज़ें, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट है। देखो डायरेक्ट आंसर आएगा बी वाला स्टेटमेंट। ये दूसरा पढ़ो, आसन भूमंडलीय तापन का और छोटे स्तनपायी जंतुओं के पर प्रतिकूल प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये छोटा सा प्रभाव पड़ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। भूमंडलीय तापन बार बार होने वाली एक प्राकृतिक घटना, क्या बात कर रहे हैं, जैसे नॉट नेचुरल फिनोमिना, अरे बहुत हजारों सालों में होता है भाई ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के प्राकृतिक प्रतिस्पंदन में कमी के लिए मनुष्य उत्तरदायी है। हाँ ये बात तो सही है, उमन एक रीजन तो है ही ना। अपन ये ऐसा बोल दिया जाए कि पूर्ण मात्रा से एकमात्र वही है तो वो गलत हो जाएगा। खाद की किस्मों को पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है और ये तेजी से हो रहा है। तो ये वही है कि बहुत सारे बीज थे, आज उनके 100 ही बचे हैं, तो ये वाली बात आ गई। तो मतलब उनकी विविधता कम हो रही है। यदि कोई उत्पन्नकारी फसल रोग या भावी जलवायु परिवर्तन उन कुछ फसल पादपों को संहार कर दे जिन पर हम अपनी बढ़ती जनसंख्या पेट भरने के लिए निर्भर हो चुके हैं, तो हमारे लिए उन कुछ किस्मों को घोर आवश्यकता हो सकती है जिन्हें हमें विलुप्त हो जाने दिया जाए। ठीक है, तो ये बात सही है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि अपने पास गेहूं की 10 वेराइटी है, कोई टेंशन नहीं, एक पे क्लाइमेट का प्रभाव पड़ा, 9 पे नहीं पड़ेगा। अपन सोचो अपने एक पे निर्भर हो जाए, अगर उस पर कोई प्रभाव पड़ा तो फिर तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं उस बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पादा जाति के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य है। देखो अब मैंने बोला था एक कारण बोलते तो होता, और प्रमुख कारण मनुष्य को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, काट दो। अब देखो इससे पता लगे दूसरा ऑटोमेटिक सही है। मुख्यतः, अब देखो मुख्यतः वर्ड सोच के काट मत देना, इसका किया होगा किसी ने गलत। मुख्यतः स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों के उपभोग से फसल विविधता सुनिश्चित होती है। हाँ ये बात तो सही है, पॉजिटिव बात है ये। आगे देखो, खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली अंतोगत्वा निकट भविष्य में खाद्य की कमी की समस्या की ओर ले जाएगी। अरे अभी तो प्रेजेंट है, तो अच्छी चीज यूज कर रहे हैं ना। अरे बोले नेगेटिव वे में बोल रहा है, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत है। हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूप से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाए रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर हो सकती है। एकदम सही बात है, शक्ति वैसे यार सही बात है। आखिरी में और आखिरी स्टेटमेंट यही बात बोल रहा हूँ। आई थिंक अब तो कोई एक आध नहीं है। ठीक है, अब देखो मोस्टली देखो 53 मिनट लगी, आज जो भी सोचो मैं तो समझा भी रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिस करोगे ऐसा कुछ ही नहीं है, हल्का हल्का थोड़ा टाइम देके पैसे एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं फिर बताऊँ 25 प्लस सही करना, तो यही पैटर्न अपनाओ। 55 मिनट भी नहीं लगे, जब तो उल्टा मैं समझा रहा हूँ तब की बात है। ये तो आराम से बता रहा हूँ, आप 40 से 45 मिनट के अंतराल में आ जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो इस लेवल पे आ जाओगे। और सोचो इस लेवल पे अपने टाइम दिया, अगर 20 से लेकर 25 के बीच में अपन सही कर लिए, तो सोचो आराम से अपने पास लगभग 1 घंटा मतलब 20 मिनट के समथिंग में वो बचेंगे टाइम। आराम से उसमें छाट छाट के मैं बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जब छाट के करोगे ना रीजनिंग मैथ में आराम से हो जाता है, हलवा होता है 30 क्वेश्चन। तो आराम से छाट के करेंगे 1.5 घंटे में, फिर टेंशन भी खत्म हो जाएगी ना। आप ये चीज़ सोचो, मैं फिर बता रहा हूँ जिसका रीजनिंग, मैं फिर बता रहा हूँ सारे टॉपिक को काम करना है।
आप ये कर सकते हो, मैथ के कुछ टॉपिक जो बहुत ज़्यादा टफ है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सब टॉपिक मत पढ़ो, अपन कुछ टॉपिक तो पढ़ के जाओ। एनसीईआरटी पढ़ो जरूर, एनसीईआरटी 25-30 क्वेश्चन वहीं से आएंगे। सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही बेस्ट पैटर्न है। कंपैरिजन अच्छे से अच्छा कर लो, रीजनिंग मैथ के कुछ कुछ टॉपिक ऐसे कर लो, मान लो कि 15 टॉपिक अच्छे कर लिए रीजनिंग के, 15 मैथ के रीजनिंग खोल लिए, इसमें से एटलीस्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन भी अपने काट छाट के किए, आराम छाट के करो तो 20-25 क्वेश्चन मिल जाते हैं आराम से। तो सोचो 25 क्वेश्चन इधर सही हो गए, इधर हो गए, 40-45 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे। थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हुआ तो 40 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, 100 नंबर आ जाएंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, आराम से करो, ये दैट्स द बेस्ट। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, सीसेट हो चाहे जीएस हो चाहे यूपीएससी, पूरा एग्जाम ही क्यों ना हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है स्ट्रेटेजी। 2021 का जो सीसेट का मेरा पेपर पास हुआ तो जस्ट ओनली बेस स्ट्रेटेजी, और वो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो 2022 वाले पेपर में नहीं कर पाया, 2023 वाले में नहीं कर पाया, तो ये गलत है। और मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले आराम से बैठ के करना पैसेज आराम से, क्योंकि इसी पे बार बार प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से, 40-45 मिनट में निपटा लोगे आराम से। फिर उसके बाद में आराम से मैथ के और रीजनिंग के छाट के करना। और जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो वो पहले ट्राई करना कि आराम से मैथ रीजनिंग करे, पर उसमें फंस मत जाना, उसका मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को 40 से 45 मिनट इसी को देनी है, तो आप 1 घंटे से ज़्यादा टाइम मत देना। 1 घंटे में फिर बता रहा हूँ, काट आराम से, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, काट पीट के आराम से 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर अच्छी तैयारी है आपकी, आपने रीजनिंग मैथ के टॉपिक अच्छे से तैयार किए, इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर छाट के करना, उसके बाद में पैसेज करना। और जिसके मान रीजनिंग मैथ इतनी अच्छी नहीं है तो पहले पैसेज कर लेना। तो जो भी है स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज़ रखनी। चलो ठीक है, फिर किसी कुछ पूछना है?